All right, everyone, listen up very carefully. Mobile switch off, बैग के अंदर till 6:15. 6:15 तक जब तक क्लास चलती है 2 बजे तुम लोग एंटर करोगे तो मोबाइल स्विच ऑफ होने चाहिए. जब तक मेरे पास डाउट्स लेके नहीं आता तब तक मोबाइल ऑन नहीं होगा. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. क्लास में बैठ के टाइम पास करने का मन करता है, मोबाइल यूज करने का मन करता है, वही मैं अवॉइड करवा रहा हूँ. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल गेम. अगर सीरियसली प्रिपेयर करना चाह रहे हो एडवांस और जेई मेन के लिए, बिकॉज वी जस्ट हैव 2 months लेफ्ट फॉर जेई मेन एंड हेल लॉट टाइम लेफ्ट फॉर एडवांस. बट जब जेई मेन में ही कहते हैं डंडा टेढ़ा हो जाएगा तो एडवांस में क्या करोगे? करेक्ट. सबके मोबाइल स्विच्ड ऑफ, बैग के अंदर. एवरीबॉडी, आई नीड टू बी सीरियस ओवर हियर, राइट? एंड लिसन अप वेरी केयरफुली. हम लोग जो करवा रहे अलग बात है. एनटीए के अभ्यास ऐप से पार्ट टेस्ट जितने भी हैं उनको फेलना चालू करो, ताकि जो टॉपिक सही चल रहा है उन टॉपिक को दोबारा देख सको एक बार. Bring her in. Not the who was that starting. All right, correct. All right. So, डंडा सही. okay. So एनटीए अभ्यास ऐप से बात है नहीं. एनटीए अभ्यास ऐप से पार्ट टेस्ट को पेलना चालू करो ताकि पता लगे कर क्या रहे हो. उसके डाउट्स चालू करें यहाँ पे. ठीक है, एक बात क्लियर कर देता हूं मैं. मेरी क्लास 1:15 पे खत्म, सॉरी क्या बोलते हैं 1:15 पे खत्म होगी. ठीक है, 1:15 में क्लास खत्म होगी करते उसमें +1 से, एंड देन 2 o'clock क्लास चालू होगी यहाँ पे. तो ये 45 minutes टू आस्क योर डाउट्स एट दैट टाइम. ठीक है, 11th वालों को बोल दूंगा कि 9 o'clock से पहले पूछो तो पूछ लो, नहीं तो ब्रेक के बीच 1:15 से 12 के टाइम के बीच में किसी 11th वाले को एंटरटेन करो. उनको बोल दूंगा मेरी 2 बजे तक खत्म हो जाती है, सॉरी 2 से 3 खत्म हो जाती है. उसके बाद ये लोग क्लास में होते तब तुम्हें पूछ सकते हो. क्लियर? सो इफ यू आर सिटिंग इन दिस क्लास राइट नाउ, आई जस्ट वांट सम सीरियसनेस रिगार्डिंग स्टडीज. ठीक है ना? जितना हो हल्ला करना है, एग्जाम रिजल्ट दे उसका कर लेना. ठीक है ना? मन भी करेगा करने का उसके बाद. अभी तो आई डोंट थिंक सो कि you have the audacity to waste time, while around, have some fun, and then screw up your examination, right? किसी के अंदर ही फिलहाल ये वाली भावना तो नहीं हुई कम से कम. सही बात है, right? Everybody is here for one purpose and one purpose only, क्या? Result. ठीक है, ढंग से काम करो. दिन तुम्हारा अगर हुआ ना तो हो सकता है कि 3 डेट के 2 डेट में आ जाती है. दिन पे डिपेंड करता है. खराब दिन होता है तो कितना भी अच्छा पढ़ाई किया हो 4 डेट में रैंक आती है. हाँ, सिलेक्शन हो जाता है और 4 डेट में रैंक आती है. अगर दिन अच्छा हो, पढ़ा हुआ हो, वही सब आ जाए, सब कुछ सही साइड बैठ जाए तो 3 डेट में रैंक भी आती है, तो 2 डेट में भी रैंक आती है. इसलिए अभी के लिए जितना भी कोशिश करो कि सारा कुछ ना, सारा काम धाम सब कुछ गिव अप करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो. सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई. बहुत हार्ड होने वाला है. एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में. ठीक है, तुम लोग एंड करके बैठे हुए हो उस चीज का, एन इनटू एन. सो बहुत हार्ड होने वाला है, बट करना पड़ेगा. और एक बात ध्यान रखना, अगर इस क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा निकल गया जिसको IIIT, NIT या पैक या IIT नहीं मिला, मुझे दोबारा शक्ल मत देखा. अगर इस बैच से पढ़ने के बाद कोई निकला छुटकारा या फिर तब पढ़ना, ध्यान रखना, आई डोंट नो यू पीपल. क्लियर है? क्लियर है? रिजल्ट मीन्स रिजल्ट. जल्दी आ गए हैं तुम लोग कल अगली क्लास के लिए. अगली क्लास 1:30 पे है. No, it's not sorry. I have to make an example all the time, right? So जो भी 2 बजे के बाद आएगा क्लास में, वो 1.5 घंटा खड़ा रह के क्लास लेके बैठ के रहे. हमें
So I am sorry for the trouble. इधर से इधर से, ठीक है? Take up a seat and stand over there. That's it. And that's how you learn. So guys, सबसे पहले तो strategy पे आते हैं. तुम लोगों का पहला टास्क होगा टास्क 1. टास्क 1 होगा तुम लोग 2021 से लेकर 2016 तक जितने भी एडवांस्ड मेन के पेपर हुए हैं सॉल्व तो करोगे ही करोगे. मोस्ट अकरिंग चैप्टर, रिपीटिशन, जैसे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का एक क्वेश्चन तो होता ही है. बैठ जाओ फिलहाल के लिए, आज एक्सक्यूज कर रहा हूं, कल से ध्यान रखना 2 बजे मतलब 2 बजे चाहे पहुंचना पहुंचो, 2 बजे सारे मुझे यहाँ बैठे मिलने चाहिए. क्लियर है? प्लस 2B को बोल दिया कि अगर ये का अटेंड करनी तो ऑनलाइन करनी पड़ेगी अटेंड, ऑफलाइन का ऑप्शन लोग के पास नहीं है. दे हैड देयर चांसेस, सिंपल. ठीक है? सो मोस्ट अकरिंग चैप्टर, लीस्ट अकरिंग चैप्टर. मोस्ट अकरिंग चैप्टर और लीस्ट अकरिंग चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाओ. मीडियोकर से कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना? 50% से ऊपर मोस्ट अकरिंग, उससे नीचे लीस्ट अकरिंग. इसकी लिस्ट बनाओगे पहले और पहले काम करोगे इसको. फर्स्ट टारगेट, ये तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं मैं, दिस इज फर्स्ट टारगेट. क्यों? लीस्ट अकरिंग है मतलब उसका क्वेश्चन बैंक में पड़ा हुआ है, अभी तक एनटीए ने इस्तेमाल नहीं. गॉट माय पॉइंट? लीस्ट अकरिंग चैप्टर का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन भी बैंक में पड़ा हुआ है और ये अब तक एनटीए ने इस्तेमाल नहीं किया है. हो सकता है तुम्हारे बदनसीब ईयर में ही इस्तेमाल हो जाए, तो प्रिपेयर्ड रहे. मोस्ट अकरिंग चैप्टर को 1 चैप्टर इन 2 days निपटाना है, मतलब निपटाना अपने एंड से. और पढ़ने का टाइम नहीं है. एनटीए का जो अभ्यास है, आपके चैप्टर टेस्ट देकर रखे हुए उनको अटेम्प्ट करो. उसमें जो जो चीजें नहीं बन रही हैं सिर्फ उसी को पढ़ो. हर चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. क्लियर है एवरीवन? ऑफलाइन क्लास जो चल रही है ना, उसको डिस्टर्ब करने का, ऑनलाइन अगर आवाज आए गलती से ना तो कल से कैमरा लगना बंद हो जाएगा. इज दैट क्लियर? whoever is that side of the radio? दोनों पहले करने हैं. Come in. Come in. And stand at any place you want. Late comers के लिए punishment है. पैरेलल नहीं हो पाएगा, पैरेलल नहीं हो पाएगा. इसको इसलिए मैंने 1 चैप्टर पर 2 डे देकर रखा हुआ है. एक भी दिन मिस हुआ कम से कम अगला दिन वो चैप्टर करने के लिए. बट ये रेगुलर रखना है. इसमें जितना टाइम लेना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेगुलर रखना. क्योंकि ये जो चैप्टर लीस्ट अकरिंग जो आए इनका कंटेंट बहुत कम, इनका कंटेंट बहुत बहुत कम लिटरली. जैसे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलीमर्स हो गया, इनका कंटेंट कम है, जल्दी काम हो जाएगा. क्लियर है? अब आते हैं बात एडवांस. एडवांस के फेवरेट टॉपिक्स को पता ही है. जीओसी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट. बैठ जाओ अपनी जगह पे. एंड रिमेंबर 2 o'clock means 2 o'clock. Okay? Mobiles stays switched off in the back from 2 o'clock to 6:15 till you are in the campus. No 12th grade is allowed to use the mobile in the campus unless until he has the doubts on his NTA app, and that he will switch on in front of me only, or the teacher is going to ask the doubts from. Is it clear?
6:15 के बाद दोनों टीचर रुक रहे होते हैं, उससे पहले मैं, ठीक है, टाइम बांट के काम चालू कर। अब GOC 1 कौन सा होता है? नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, कॉमन नेम भी आते हैं इसमें और IUPAC भी आते हैं, ठीक। GOC 2 आइसोमेरिज्म, ठीक। मैंने पता नहीं क्या किया इस बार के कहते हैं 11th के बैच का, वो RS बिना पढ़ा है GOC पर पढ़ा दिया, आइसोमेरिज्म हो गया, सारा टंटा ही RS में था। अभी सोचो ना, कहते हो IIT के एडवांस में RS सिलेबस में क्यों नहीं है? बिना RS से कर रहा है, बाद में पता है कि RS निकालते कैसे, कर लिया आइसोमेरिज्म हम लोगों ने। कन्फर्मर देख के बता देते हैं कि एनेंशियोमर है कि आइडेंटिकल, जब तक प्रैक्टिस में थे, पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं कर रहे, मैं रोज पूछता रहता हूँ उन लोगों से, ठीक है। फास्टर इसलिए बन गई क्योंकि उन्होंने कभी RS इस्तेमाल किया ही नहीं, उनको RS लगती है पनौती, वो यूज ही नहीं करते, निकालना आता है बट यूज कर नहीं करते बिल्कुल। दोबारा करवा सकता हूँ तो मैं करवा देता हूँ इस क्लास में भी दोबारा GOC का आइसोमेरिज्म विदाउट यूजिंग कॉन्फ़िगरेशंस, जल्दी हो जाता है काम, ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली बाय तुम्हारे में रिएक्शन डिपेंड करते हैं, ठीक है। और रिएक्शंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं एडवांस में, जहां तक मैं देखता आ रहा हूँ, मतलब आता है तो रिएक्शन हो गया, नहीं आता तो नहीं, ये पता है कि रिएजेंट करता क्या है तो हो जाएगा, दैट्स क्लियर। अब आती है बात इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक लिटरली 5 साल से मैंने एस्टिमेट किया है, बहुत बेसिक पूछ रहे। इनऑर्गेनिक में एक चीज भी एडवांस नहीं पूछी उन लोगों ने, एडवांस के नाम पे सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग आता है इन लोगों को, पीरियोडिक टेबल, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन, और वो भी फैक्ट से हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक सबसे कम पेन लो, बट हाँ उसके जितने ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट हो सके करो। जैसे इस साल में क्या करने वाला, अभी 11 में कल चालू होगा हाइड्रोजन 11th ग्रेड को, तो जस्ट टू कीप देम इन प्रैक्टिस, जो तुम लोग नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ ऑल स्टूपिड शिट दैट हैपेंड लास्ट ईयर ओवर हियर, मैं आज तुम्हारी क्लास के बाद बैठ के छोटे छोटे टेस्ट बनाऊंगा। पहला टेस्ट हाइड्रोजन का, दूसरा टेस्ट वाटर का, तीसरा टेस्ट हैवी वाटर का, चौथा टेस्ट नहीं हैवी वाटर कैसे बनेगा, वो तो वाटर में इंक्लूड हो जाएगा, तीसरा टेस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, फिर चौथा टेस्ट S ब्लॉक ग्रुप 1 का, पांचवा टेस्ट S ब्लॉक ग्रुप 2 का, ठीक है, छठा टेस्ट P ब्लॉक ग्रुप 13 का, चौथा टेस्ट उसके बाद टेस्ट P ब्लॉक ग्रुप 14 का। ये टेस्ट मैं इन लोगों को बना के दे दूंगा 2 हफ्ते में करने के लिए, तुम लोग भी चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो वो टेस्ट, तो तुम्हारा हाइड्रोजन S ब्लॉक P ब्लॉक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत पर्टिकुलर चीजें होती, वीडियो में देखा ही होगा, 4x बीट टेस्ट, मुझे भी इसलिए याद है क्योंकि मैंने लैब में किया होगा, NCERT में भी दिया, मुझे पता, कभी नहीं पढ़ा, ना पढ़ने का मन करता उसमें, क्लियर है। तो 11th की इनऑर्गेनिक रिवीजन उससे सॉर्ट हो जाएगी एक बार। आते हैं 12th पे। 12th की इनऑर्गेनिक कंपैरेटिवली 11th से इजी, कंटेंट ज्यादा है बट दिमाग पकाई कम है उसके अंदर, ज्यादा नौटंकी नहीं करनी पड़ती है, और F ब्लॉक तो एडवांस में सिलेबस में नहीं होता, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो तो तुमने उसे पढ़ा हुआ है ऑफ बाउंड, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखो, उसके बाद प्रिपेयर करो, फर्स्ट नो योर एनिमी एंड देन अटैक। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्लानिंग भी करनी पड़ेगी बैठ के, और प्लानिंग का बेस्ट हिस्सा ये होता है पहले देख तो लो हुआ क्या, ठीक है। जब ये चीज स्पोर्ट्स में होती है तो यही चीज पता एजुकेशन में क्यों नहीं सकती, किसी भी टीम से मैच खेलने से पहले उनके पिछले टूर्नामेंट्स के गेम्स देखे जाते हैं पूरी टीम द्वारा, टीवी पे चेक करते वो कौन सी स्ट्रेटेजी कब अपनाते, ताकि उसके हिसाब से वो प्लान करेगा। सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं, 21 में क्या हुआ था, 20 में क्या हुआ था, ठीक है, 19 में क्या, 19 में तो खैर बहुत इजी हुआ था, 19 को पेपर था क्या समझ में नहीं आया, 18 में 18 मतलब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आ गई थी, किसी ने अगर एक रिएक्शन मिस कर सकता था, 18 में ये हुआ था ऑर्गेनिक, मतलब कि एक ही क्वेश्चन में 10-10 रिएक्शन लिख दी है, अब तुमको सीक्वेंस में करना है, एक भी रिएक्शन तुम मिस कर गए तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। 17 में फिजिकल अच्छी थी, दिमाग वाली थी, ठीक है। तो इट्स अ वैरायटी बट देयर इज अ रिपीटिंग पैटर्न, हर 2 साल में कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होता है जो पिछले बार में हुआ, कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेके आ ही जाते हैं वो लोग। जैसे किसी को नहीं पता था कि जो मैग्नेटिज्म चैप्टर जो पढ़ा ही नहीं जा रहा ढंग से, ना केमिस्ट्री में ना फिजिक्स में, उसका इस्तेमाल कर दिया 2020 के पेपर में, जो पैरामैग्नेटिक है, रिपेल होगा, डायमैग्नेटिक है, सॉरी
पैरा अट्रैक्ट होगा, डायमैग्नेटिक रिपेल होगा। इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा पूछ भी सकता मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और वो क्वेश्चन 20 में आया हुआ है। क्लियर है? तो आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू व्हाटएवर मटेरियल यू हैव फॉर द प्रीवियस इयर्स। मेन तो एनटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तुम एनटी वेबसाइट में जाओ, क्लिक कर दो कौन सा एग्जाम चाहिए, द पेपर्स रेडी विद। जेई मेन के तो खास में मिल जाता है, एडवांस के उसमें मिलते हैं जॉइंट एडमिशन बोर्ड पे, नहीं जॉइंट बोर्ड, जेई की अलग ही वेबसाइट है, आईटी जे एडवांस की अलग ही वेबसाइट है, वो आईआईटीज में सर्कुलर लिखा होता है, उसी में क्लिक कर दो मिल जाएगा आईआईटी प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पर जो उनने दिया है, जो उनके साइट से आया वो उठाना, जो कोचिंग उन्होंने सॉल्व किया है मत उठाना, उसमें गलती है, आंसर की में भी और कंटेंट में भी। जब 43 या दिशा पब्लिकेशन में हो सकती है तो उसमें क्यों? क्लियर है? अब लास्ट मैंने रियल गैस करवा दिया था, स्टेट्स ऑफ मैटर का टेस्ट नहीं डाला ना अभी तक, नहीं डाला, तो मैं काम कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, वेंसडे को स्टेट्स ऑफ मैटर का टेस्ट डाल दो पूरा, मतलब आइडियल रियल सब, ठीक है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ अगर एलिमेंट्री आइडिया हो तब भी आंसर आ जाए, ठीक है ना? वेलोसिटीज भी डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली बात। क्लियर? अब एक काम करते हैं, जो बड़ा बाप चैप्टर था ग्रेड 11 का थर्मोडायनामिक्स, लेट्स रिवाइज इट, केमिस्ट्री वाला, ठीक है? विल कीप इट रियली सिंपल, समझ गए? तो चलो लिख लो फिर, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। सर जो जी मेन का जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री में जो स्टेट्स ऑफ मैटर दिया उसमें लिक्विड स्टेट में भी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी वगैरह, तो नहीं वो केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर में भी दिया हुआ है, मतलब जो मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस किया था उसमें भी, मतलब लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट तो चलो कर लिया। सरफेस टेंशन जो है उसका पैराग्राफ लेकर रखा हुआ है विस्कोसिटी का भी एनसीईआरटी, तो इसलिए लिख दिया। हमारे केस में सरफेस टेंशन का एक ही क्वेश्चन आता है, कौन सा? किसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, किसका कम? तो अगर तुमको फिजिक्स के सरफेस टेंशन का आइडिया है, तुम लोग ने लिस्ट दी है टॉपिक्स की जो ध्रुव सर को भी करवाने हैं, ये बिल्कुल करवाने हैं, उसमें सरफेस टेंशन विस्कोसिटी मेंशन्ड है फ्लूइड्स का, यस बिकॉज़ दिस वाज सपोज्ड टू बी डन इन फ्लूइड्स, ठीक है ना? मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना, जब इतने टाइम में संभाल ही रहा था फिर से थर्मोडायनामिक्स, दो टॉपिक और आ जाते हैं मेरे अंदर, क्या बड़ी बात है मेरे लिए? पर मैं तो उनके भरोसे बैठा हुआ था, या सही कहा है, किसी के भरोसे मत बैठो, या पर तुम्हारे भरोसे वो बैठो, वही हो रहा है। चल एक बात ध्यान रखना, नो क्रैश कोर्स, नो कैप्सूल कोर्स, नो नथिंग कैन गेट यू वेयर यू हैव टू गो अनलेस यू वर्क, एंड आई प्रेफर दैट यू गाइस वर्क रादर देन, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था एडवांस से पहले, वो कौन सी टीएटी की सर कोचिंग कोई थी, उसका इन लोगों ने क्रैश कोर्स किया। जसनू ने अच्छा काम किया कि उसने सारे असाइनमेंट वो वाले किए और डाउट्स मुझसे पूछता रह गया। एक जसनू ही है जो 22 रैंक पे आया, बाकी सबकी रैंक 10,000 12,000 15,000 ऐसी आई। मैंने बोला भी था भाई इनमें क्रैश कोर्स के भरोसे नहीं रहता, क्रैश कोर्स का फंडा ही वही होता है कि उतना ही करवा देंगे जितने बस क्वेश्चन हो जाए। You need much better if you are thinking of qualifying advance. You need a much better approach. और better approach तभी बनती है क्वेश्चन खुद करते हो बैठ के, rather than कोई पढ़ा के सिखाते ऐसे करते हैं। Clear है? Everyone. So let's work with thermodynamics right now. लिखो इसमें properties and functions. Properties and functions. Okay, properties दो टाइप की होती, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है? इंटेंसिव का फंडा क्या होता है? अमाउंट इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव का होता है अमाउंट डिपेंडेंट। अमाउंट इंडिपेंडेंट एंड अमाउंट डिपेंडेंट, ठीक है? अब इंटेंसिव के अंदर भी दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कॉलिगेटिव और नॉन कॉलिगेटिव।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। और नॉन कॉलिगेटिव वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। अब ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट सॉल्वेंट लिखा हुआ है साफ से, तो इट्स कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। अब जैसे नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कॉन्सेंट्रेटेड ग्लास हो चाहे डाइल्यूट ग्लास हो, ग्लास ग्लास होती है, मटेरियल वही है, राइट। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 1.4 जो भी इसका होता है वही है। क्लियर है, समझना बात। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें डिपेंड ही नहीं कर रही होती, वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टेम्परेचर हो, कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड हो, कितना भी डाइल्यूट हो, कितना भी अमाउंट हो, टेम्परेचर अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल पर लीटर पानी है, सॉरी सॉल्यूशन है कोई सा, और 50 डिग्री सेल्सियस पे उसमें पानी डालो 50 डिग्री सेल्सियस पे, डाइल्यूट हो गया, बट कोई थर्मल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज नहीं है, अभी भी टेम्परेचर क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। कॉलिगेटिव तुमने 4 पढ़ी है, वही होती है। कौन कौन सी होती, RLVP, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ और ऑस्मोटिक फ्लैश। अच्छा, बोर्ड का चक्कर है, वैंट ऑफ फैक्टर भूल गए होगे, वापस याद करो। बोर्ड में आई हटा दिया होगा फॉर्मूलाज में से, उसको वापस लगा लो, वापस ऐड कर लो फॉर्मूलाज दिमाग के अंदर। मतलब कॉपी में तो कैसे भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे दिमाग में 4 फॉर्मूलेस हैं, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, वैंट ऑफ फैक्टर भी लगा। क्लियर है, ओके। फंक्शंस 2 टाइप के होते हैं। ओके, फंक्शंस में एक होता है पाथ फंक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन पूरे थर्मो में 2 ही हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, सबसे ध्यान रखो, Q और W, हीट एंड वर्क। ठीक है, बाकी सब कुछ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। ध्यान रखना, डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा G, डेल्टा S नहीं है स्टेट, उनका चेंज। और चेंज इन स्टेट फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे वो हीट हो चाहे वो वर्क हो, तो उसको हम लोग स्टेट फंक्शन नहीं कहते। जे एडवांस यही क्वेश्चन था, H U डेल्टा U और डेल्टा S में स्टेट फंक्शन कौन सा, तो आंसर H और U। डेल्टा S डेल्टा U का ध्यान, डेल्टा H is heat at constant pressure, delta U is heat at constant volume, और heat is a path function, not a state. Clear everyone? Perfect. जल्दी से पहले ये कॉपी करो हेडिंग में, मतलब वो फर्स्ट उसमें, ठीक है, फिर सीधा फर्स्ट लॉ के ऊपर धावा बोलते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम स्टेट फंक्शंस के अंदर पूरे थर्मो में 2 ही पाथ फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, स्टेट पूरे थर्मो में 2 ही पाथ फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, क्यू एंड दैट्स इट। उसके अलावा जो देखे वो क्या हो जाएगा, कीप इट दैट वे, कुछ भी उठा दो, ठीक है। 2 ही पाथ फंक्शंस है, हीट और वर्क, बाकी सब कुछ क्या है, स्टेट फंक्शन। चेंज इन वॉल्यूम पाथ हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर पाथ हो जाएगा। चेंज तो ऑब्वियसली बात है, वो तो किसी फॉर्म ऑफ वर्क या हीट के फॉर्म में आ रहा है ना। चेंजेस आर ऑलवेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज ऑलवेज व्हाट, पाथ फंक्शन। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का पाथ फंक्शन, ध्यान रखो। क्लियर है एवरीवन? अब लिखो फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
ओके if there is a change in internal energy of a system, either it has lost or gained heat, or it has done work, or both. किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी तो गई होगी, तभी इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी is divided as work or heat or both. So work in chemistry is minus PD. ठीक है, अब तो ध्यान से करना क्या तुमको, ध्रुव सर फेज वाला बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सिंपल फिजिक्स का क्वेश्चन आता है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जस्ट चेंज द साइन ऑफ वर्क एट द एंड में वर्क का साइन चेंज कर देना, अपने में तो सेम रखो, एंड में सबसे आखिरी में जब वर्क पूछा जाएगा तब वर्क का साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। क्लियर? बट ध्यान रखना उनके क्वेश्चन सिंपल नहीं होते, उनके क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन होता है, हमारे में सीधा फंडा लगता है, ये प्रोसेस है, ये उसकी रिएक्शन है, ये उसकी एनर्जी है एंड खत्म, सिंपल। क्लियर? अभी फर्स्ट लॉ जो है ये बेसिकली 4 मेजर प्रोसेसेस से गवर्न, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ओके, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। ठीक है, नाम में ही क्लियर सा मैसेज है। आइसोकोरिक मतलब there is no change in volume, thus there is no work. So the first law drops down to du equal to q. तो हम कह सकते हैं this is heat at constant volume. Q जो डेल्टा की जो, तो सब क्या बोल सकते हैं हम लोग, चेंज इन एनर्जी को, heat at constant volume, right? Now the most famous formula for heat that you guys have studied is NCV. ठीक है, फॉर्मूला डिराइव किया गया आइसोकोरिक कंडीशन का, मतलब ये नहीं है कि और कहीं नहीं लगा सकते। आइसोकोरिक हीट में जब आइसोबेरिक हीट को ऐड किया जाएगा तो टोटल हीट आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पर किसके लिए? जो हमारे सिलेबस में आइडियल गैस के लिए। हमारे सिलेबस में सारी गैस आइडियल है, बेखौफ होकर फॉर्मूला यूज करना। लिक्विड बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो पकड़ाएंगे वो लोग क्वेश्चन करने के लिए, और तुम तो उस लेवल तक पहुंचोगे तुम्हें इतना अंदाजा लगाना आ जाएगा कि मतलब हाँ लिक्विड है तो पीवीएनआरटी फॉलो नहीं करता, पीवीएनआरटी फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा आइसोबेरिक, आइसोबेरिक में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होने के मुताबिक जो डी यू है दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, and now pressure is constant, right? Pressure is constant, q is equal to pu plus pdv, correct? अब जिसको भी नहीं पता
एंथैल्पी और टोटल हीट कंटेंट, मतलब कितनी हीट दबा के बैठा हुआ, इसको डिफाइन किया जाता है एज U प्लस P, एज U प्लस P। ठीक है, ध्यान रखो। तो अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा मैंने, एट कांस्टेंट प्रेशर DH इक्वल टू DU प्लस PdV, करेक्ट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे DH इक्वल टू Q आ जाता है। तो चेंज इन एंथैल्पी को इसीलिए थर्मोकेमिस्ट्री में कहा जाता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जैसे CV आ गया था, DH में क्या आ जाएगा? C। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक है, मोल से मल्टीप्लाइड है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। यहां तक क्लियर? श्योर? ओके। नाउ आइसोथर्मल, डेल्टा U and delta H 0, delta T equal to 0 for ideal gas। मतलब सिर्फ डेल्टा T 0 से आइसोथर्मल प्रेडिक्ट करना सिर्फ आइडियल गैस से। रियल गैस लिक्विड ही बनती है, सॉलिड ही बनती है। अब लोग बोलेंगे जब लिक्विड बॉयल हो रहा है तो वो आइसोथर्मल क्यों नहीं है, अगर टेम्परेचर सेम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। व्हेन अ लिक्विड इज बॉइलिंग एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो वर्ड्स के हिसाब से आइसोथर्मल का मतलब होता है कि दोनों तरफ का टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड शुड बी आइसोथर्मल, राइट? होना चाहिए। बट क्या मुझे बता सकते हो लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, क्या उनकी एनर्जी कंटेंट, हीट कंटेंट सेम होगी ना, राइट? तो आइसोथर्मल का ये मतलब नहीं होता कि टेम्परेचर सेम, वो आइडियल गैस भी सही है, कोई बड़ी बात। आइसोथर्मल का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ की एनर्जी कंटेंट से, थर्मल एनर्जी, लिक्विड 100 डिग्री पे कम हीट लेके बैठा है एज कंपेयर टू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? वेपर बनते वक्त उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी अब्सॉर्ब, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? क्लियर एवरीवन? तो डेल्टा एच डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा इससे? Q इज इक्वल टू माइनस W। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम जिसपे काम कर रहे हैं एंड सराउंडिंग जिसके साथ काम कर रहे हैं। कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही सिस्टम सराउंडिंग के बीच। ठीक है, एक मिनट, मैं फेस में क्यों आ गया? Q इक्वल टू, ठीक है। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्यों सही? तो अच्छा, ओके, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाला थर्म पढ़ा ही ना आज तक मैंने, जिस वाले पढ़ा हुआ, तो इसलिए वो दिमाग में चलता रहता है हमेशा। मेरे लिए केमिस्ट्री की तरीके से पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, पढ़ा ही नहीं कभी, जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इसका सिंपल सा मतलब होता है du इक्वल टू W। क्लियर यहां तक? du इक्वल टू W। अब प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन इज अ डिफरेंट केस, ग्राफ आइडेंटिफिकेशन इज टोटली डिफरेंट।
ग्राफ आइडेंटिफिकेशन इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, जल्दी कॉपी करो। I just need to show you all the graphs. कर लिया कॉपी? ओके, when we talk about graphs, सबसे कॉमनली नोन ग्राफ जो है वो है पीवी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, क्योंकि इसी के एरिया अंडर द कर्व से वर्क आता है। इसके ही एरिया अंडर द कर्व से क्या आता है? तो लेट अस सपोज वी हैव टू आइसोथर्म्स, isotherm 1 for ideal gas obviously, ठीक है, ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि रियल गैस का ग्राफ ऐसा नहीं बनता, रियल का पहले ऐसे जाता है, फिर एक स्लैंट आता है, फिर नीचे एंड्रूज कर्व, if you remember। ये दूसरा आइसोथर्म ड्रॉ कर देता हूं। ऑलराइट, थोड़ा सा ओके, दूसरा आइसोथर्म ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस मिल जाए तुमको? आइसोथर्म तुमको मिल ही गया होगा, ठीक है। अगर तुम इनको वर्टिकल लाइन से काटोगे, वर्टिकल लाइन से, तो ये जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर गिर रहा है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि ये सबको क्लियर होगा कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? आइसो को, ठीक, क्लियर है। सेम टू सेम यहां पे ड्रॉ करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ठीक, यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, V प्रोपोर्शनल टू T। कौन सा लॉ हो गया? ये चार्ल्स लॉ, और ये होता है आइसोबार। अब आइसोबार आइसोकोर आज सब क्या बोलते हैं, रिलेट करना इजी है। प्रॉब्लम आती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कैसा होता है कि मान लो एक पॉइंट अगर यहां चालू हो रहा है, मान लो, तो दूसरा पॉइंट यहां पे एंड, समथिंग लाइक, मतलब अगर मैं एडियाबैट ड्रॉ कर रहा हूं तो वो लाइन ना वर्टिकल होगी ना हॉरिजॉन्टल, एक कर्व होगा जो बिल्कुल आइसोथर्म्स को इंटरसेक्ट करे, इस टाइप। और इसे पता नहीं, ये बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो स्लोप आ रहा है, इस वाले का स्लोप जो है -1 से थोड़ा सा कम है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड स्लोप फ्रॉम द ग्राफ, अगर तुम इसका स्लोप चेक कर रहे हो और इसका स्लोप चेक कर रहे हो, इसका स्लोप -1 से थोड़ा सा ऊपर है, yes or no? तो ये जो दो मैंने बना के दिए हैं तुम लोग को, ये वाले, ठीक है, ये दोनों है एडियाबैट्स,
ठीक है, मतलब दो आइसोथर्म के बीच में अगर एक स्लैंट लाइन से तुमको दिख रही है ऐसे करके, दोनों काटती हुई विद अ मोर नेगेटिव स्लोप, इसे हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक। और अगर ध्यान दे रहे हो, तुमको शायद कार्नोट साइकिल दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, तुम सब लोगों को यहाँ पे एक कार्नोट साइकिल दिख रहा होगा। कार्नोट साइकिल दो एडियाबैट्स और दो आइसोथर्म के बीच में बनाया गया है। नॉट माय टास्क, डोंट वरी अबाउट इट, बट ग्राफ में सबको पहचानना आना चाहिए। अब पहचान होती कैसे, कॉपी द ग्राफ। हम आगे भी रख रहे हैं यहाँ पे कार्नोट साइकिल। ऐसा थर्मो पढ़ाने वाले हो सबको बोल देना कि अमोल जरा थर्मो खत्म हो तो फिर पढ़ाना, इजी हो जाएगा, ठीक है ना, पता लग जाएगा क्या क्या और एक्स्ट्रा करना है। जैसे मैं तुमको कार्नोट नहीं करवा रहा, रेफ्रिजरेटर नहीं करवा रहा, पॉलीट्रॉपिक बता दूंगा बस दैट्स इट, ठीक है। वी विल जस्ट डायरेक्टली वर्क ऑन आवर क्वेश्चन, हमारे इस टाइप के, क्लियर एवरीवन? ओके, वो बड़े बड़े जो खंबे बना बना के मैंने जो वो इंडक्शन कॉइल लगाई थी, याद होगा, एक डब्बा बनाया, एडियाबैट या थर्मल में मैंने वो कॉइल लगा के बोला मैंने कि बताओ ये हीटिंग क्यों नहीं हो रही है, नो लॉन्गर माय पार्ट, ठीक है। लास्ट में करवाया अलग बात है, इस साल जरूरत होती पड़े कराने की। I'll just work on the questions asked by thermodynamics in chemistry, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के होते हैं, रिएक्शन दे दी, एनर्जी दे दी, काम करो बैठ के, ठीक है। बड़े इनोवेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल एवरीवन जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन जो है इसका है -126, कुछ भी यूज सकते हैं। Right? Everyone do it. 230 लिखा है। इस टाइम का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। रीजन बीइंग टाइम पे क्लास लेनी है, टाइम पे छोड़नी है, ब्रेक प्रॉपर होना चाहिए ताकि डाउट्स भी हो सके, एंड एवरीथिंग हैज टू रन स्मूथ एज इट गोस। गॉट इट? एक डबल बॉन्ड का -126, दो डबल बॉन्ड का -252 होना चाहिए, है कितना? घपला है 12 का, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कंपाउंड में जिसकी वजह से घपला हो रहा है। एक होती है रेजोनेंस, जिसकी वजह से एनर्जी पहले निकल जाती है। जिसमें रेजोनेंस होता है उसमें हीट कंटेंट कम होता है, हीट कंटेंट कम होता है, एनर्जी कम निकलती है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस है, आज लेवल वाला पेपर में डाला था क्वेश्चन ये वाला, बट और अच्छे से डाला था मैंने। जो तुमको बहुत डायरेक्ट लिख के तुम्हें देती तुम लोग को ना, मैंने प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ था।
the heat at constant pressure for hydrogenation of PET1E is minus 126 kilocalories per mole. If another double bond is introduced, the energy released is measured to be minus 230 kilocalories per mole. The other diene is, अब तुम्हें लग रहा होगा ऑप्शन में ये होगा 1,2, 1,3, 1,4, है ना? ऑप्शन ये थे conjugated diene, cumulative diene, isolated diene. Conjugated से समझ में आ गया होगा, conjugate समझ में आ गया होगा, बट फिर भी क्वेश्चन पढ़ के दिमाग खराब हो गया तो पेपर खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ क्या हुआ हम लोग के साथ. गुड थिंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ कम है हमारे पास, तो ये वही बचे हुए हैं हमारे पास जो लिटरली हमसे पढ़ने हैं, फील लेने नहीं आते. ठीक है ना? दैट्स वेरी गुड थिंग. I can smell positivity everywhere over here, and that's the reason it's positive. ठीक है? भगवान ही जाने तुम में से कौन था, तुम में से था या उस बैच में से था या वो आदमी खुद ही था. मेरे लाइव वीडियो में बोल रहा है उस आदमी से बोलो हमें गाइड करने के लिए जिसका 3 साल में खुद भी नहीं निकल पाया. I'll give you a very honest picture about things. We have chemistry Olympiads almost every year. तुम लोग निकाल दो तो इस साल भी मिल जाएगा और निकल जाता है. क्वेश्चंस के जो तुमने किए हुए हैं ना उससे काफी टुच्चे लेवल के क्वेश्चंस आते. ठीक है? 2 चीजें जो नहीं पढ़ाई उसको नहीं हो पाएगा, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ और ट्रांसमिटेंस एंड कंडक्टेंस. मैंने खुद यार इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ 3rd ईयर. कहाँ से पढ़ा तुम लोग? चैप्टर कौन सा? सरफेस केमिस्ट्री. दोनों एनसीईआरटी. एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस कोई चीज होती है? अरे वो है यार बायोकेमिस्ट्री. क्लोरोफिल होता है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है, तो उसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ पता नहीं क्या चीज है, क्यों है. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ाई हुई है तो तुम लोगों को रीड करना भी नहीं आता. अच्छी बात क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको भी नहीं आई ढंग से. क्यों? कहीं पढ़ी नहीं आज तक. पता होगा ना मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है जिससे वो पीक 6 मिलते रहते हैं. और जो ट्रिक ये होता है उसका, एक जो ग्राफ सबसे अलग जा रहा है ना बाकी तीनों से, मतलब सबके पीक्स गिन लो. ठीक है? सबके पीक्स के जो हाईएस्ट हाइट है वो चेक कर लो. एक जो ऑड नोड होगा वो आंसर हो जाता है उसका. तरीका तो ये है करने का, बट ये मैंने इंडिया पेपर में किया था, हो गया था, अब नहीं पता मुझे. ठीक है कि ओलंपियाड में क्या होने वाला. तो इस साल में तुम लोग निकाल दो सिलेक्शंस, तो ओलंपियाड के इस साल भी मतलब केमिस्ट्री के हो जाएंगे. ठीक है? हर साल 3 मिनिमम, मैक्सिमम 11 हो गए थे उस साल. तो ना मेडिकल के बच्चे निकल गए, बताओ ओलंपियाड उस साल का. प्रियंका एंड ऋषभ ना, हाउ पता नहीं क्या हुआ था. पेपर कट ऑफ कम हो गया था. कि मुझे भरोसा था कि बिस्मन और सिमरन के अलावा कोई निकाल नहीं पाता. ऐसे चिमगांडे निकल के बैठे, मैं टेंशन में कि कैसे होगी. तो वो तो है 2-3 इस बार तक. वंश है टॉपर, स्टेट टॉपर था. ठीक है? मैथ्स हर साल मिनिमम निकलता है. सिंस इंसेप्शन ऑफ आईटी क्लासेस 2011 से लेकर 2021 फिजिक्स ओलंपियाड एक भी नहीं. जिसने भी निकाल दिया ना, जिसने भी निकाल दिया, इतिहास में दर्ज हो जाओगे तुम आईटीएस क्लासेस के पहले फिजिक्स ओलंपियाड. सर डिफिकल्ट होता है निकाला, बुलशिट. 2015 में लक्ष्य में था मैं, तो 2 फिजिक्स से निकले, 3 केमिस्ट्री और 1 मैथ्स के. तो फिजिक्स ओलंपियाड निकल सकता है, निकाला है लोगों ने. बेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट वाज उसमें से एक ग्रेड 11 में था फिजिक्स ओलंपियाड वालों में से. तो निकाला जा सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. तरीका सही से किया जाए. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट रीजनल लेवल. इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा मैं. इंटरनेशनल पहुंचोगे ना, वो बहुत बड़ी बात है. उसको तो क्वेश्चन वैसे भी अब तो क्या इजी आज से, मेरे टाइम पे चलते भी थे क्वेश्चन इंटरनेशनल के. मतलब किस टीम ने कहता, मतलब मान लो 4 क्वेश्चन सही कर दी ना 15 में से, दे वर गोल्ड मेडल विनर्स दैट टीम. क्या बोले, फिर इतना सिंपल होता है. ट्रेनिंग उसके अलग होती है ना. सो टेक्निकल पता नहीं कौन था तुम में से होगा कोई. ठीक है ना? टॉक्सिसिटी सबको पसंद है भाई. ठीक है ना? तुम्हारी जान ले रही है फिर भी जानू के करोगे उसको. दैट्स कॉल्ड टॉक्सिसिटी ना.
यही होता है ना। ठीक है, सो जो हमें वेरी केयरफुली हमको ये 2-2.5 महीने बहुत सीरियसली निकाल, ठीक है। मूड ऑफ हो जाए तो मेरे पास आके अलग से बैठ के हाथ पूछ लेना, पर पढ़ाई के साथ समझौता मत करना। पढ़ाई के समय थोड़ा सा भी नौटंकी बिल्कुल। जिसको करने का मन कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पेड़ पौधे लेके आ जाऊंगा, पत्ते बांध के नाचना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग भेजेंगे आप सीधे, ठीक है। बट प्लीज ये 2-2.5 महीने जो है हमारे पास, ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जिसने पहले जेई मेन में 99 टपा दिया परसेंट, उसके लिए कोस्ट पूरा क्लियर हो गया, उसके पास 5 महीने से एडवांस प्रिपरेशन की, और 5 महीने में जहां रैंक 7000 आ सकती थी, 700 आ गई थी। हाँ बरो मनदीप सिंह देता होगा, इसी बात है। हर कोई वैसा नहीं बना ना, हर कोई वैसा नहीं बना। हाँ नहीं बना, सही बात है। So and how I can see that, not because of the IIT performance, अभी वो IIT के अंदर जा चुका है, सेम ब्रांच में, जिसमें I think सिविल मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में, he got into electrical main and he's getting 9.5 9.2 CGPAs। IIT is difficult होता है, NIT नहीं है कि आराम से आ जाए, IIT सिमरन के नहीं आता। Some people are built up, वो बिस्मर, तो उसके साथ तो किसी को कंपेयर कर सकता हूँ नहीं मैं, बट तुम लोग में कुछ ना कुछ यूनिक होगा ही, कुछ तो तुम्हारे अंदर ऐसा हो जो बाकी में नहीं है। आलस कहते हैं सर उसको। हमसे आलसी कोई पैदा नहीं हुआ सर, आप डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। आप बोल के देखो, हम इस चेयर पे सो जाएंगे सर। और आपसे ज्यादा दूर जा रहे हो, अरमान तो 3 लोग सो भी चुका है अपनी चेयर पे। चैप्टर क्या पढ़ने का मन नहीं आता चैप्टर दोबारा, वो तो जो 2 वीडियोस बना के भेजी है मैंने, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग टी ब्लॉक में से, ठीक है। अगर मान लो जेईई मेन फर्स्ट टाइम अच्छा निकल गया तो बाकी 3 देने पड़ेंगे क्या, वो उसकी दे दो, देने में प्रैक्टिस जाती है। हो सकता है कि उस दिन अच्छे मूड से गए, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करके जेईई मेन पेपर देने, पेपर भी टफ आ गया। अब जो लोगों से क्वेश्चन नहीं हिल रहे, तुम आराम से ला रहे हो, फॉल इडियट टॉपर तुम बन जाओ। हो जाता है, ऐसे ही होता है, अचानक होता है ऐसा, अचानक होता है, नहीं पता चलता ना। तुम्हें एक बार बताओ, लाइक चलो 10 समझ में आता है, ओनली आईसीएसई स्कूल हमारा ही था पूरे स्टेट में, तो मेरी फर्स्ट रैंक कहानी थी स्टेट रैंक, ठीक है। बट 12th में ऑब्वियसली बात है, इकलौता आईसीएसई स्कूल मेरा ही था, और स्कूल का टॉपर हो गया तो ऑब्वियसली मैं स्टेट टॉपर हो गया, सब कुछ बात आईसीएसई का। बट 12th में सीबीएसई बुंदेलखंड रीजन, मुझे ना पता कि यार मैं सही में टॉप मार दूंगा रीजन, मुझे नहीं पता था। और मुझे क्या पता था कि बाकी बच्चे इतने नालायक है तो ये भी नहीं कर पा रहे, मुझे क्या मालूम था। तुमको यही नहीं पता कि भाई सिर्फ 12 साल के पेपर चले जाओ, जेईई में इसका सीबीएसई के सब कुछ रिपीट ही होता है, एक जैसे क्वेश्चंस तो होते हैं, लिख के तो आना, करना क्या उसके अलावा। एफर्टलेस काम है, लोगों को अगर यही नहीं पता, गोटा मारा साल साल बैठ के, फिर क्या फायदा। तो गलत चीज है ना, मुझे थोड़ा पता था, मैं तो एग्जाम दे के आ गया, परसेंटेज 95 पार कर जाएंगे, 90 को पार कर गए, एंड मेरे को परसेंटेज का नहीं था उस रीजन में, that comprises of Agra, Mathura, Gwalior, Jhansi, Urai, Kanpur, and one more area of Dholpur. That's Rajasthan. ये पूरा रीजन को बोलते हैं बुंदेलखंड, राजपुताना। तो उस रीजन में, और ऑब्वियसली बात है, राजपुताना रीजन में टॉप किया हुआ है, तो सिंधिया जैसे लोगों से उठना बैठना था, बस उसी का आज तक मैं खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो नहीं पता, अचानक होता है जो, कभी कभार टेंशन में आ जाता है, ये वो कैसे रहे, ये पेपर आईटीजी एडवांस के चल रहा है ना, कि राजस्थान पीएमटी दे रहा हूं बैठ के, इथेन से क्या बनता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन से क्या बनता है, ऑक्टेन, ऑक्टेन से क्या बनता है, बस नाम भूल लेगा। बट 16 कार्बन का एक ही नाम हो सकता है, क्योंकि बाकी चीज नहीं हो सकता, आंसर आ गया। ये होता है आरपीएम, है ना। वेस्ट बंगाल जेई, which of the following atom has atomic number 7? Seriously, ये क्वेश्चंस है। Who discovered hydrogen? बताओ। ऑप्शन 2। Okay, Proust, Lavoisier, Thomson and Rutherford. Thomson. Proust. Lavoisier.
ठीक है। अच्छा ये बताओ, डेवी भैया तुम्हारे जो है, उनने कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया था? अरे डेवी डीवीएस वाला था। हाँ, उसने एक एलिमेंट डिस्कवर किया हुआ है, एचडी में लिखा है एलिमेंट, कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड, एक कंपाउंड उसने डिस्कवर किया। ऑप्शन हाँ, ओके, HCl Cl2 HOCl HCl3। थोड़ी सांस लेके सर। HCl Cl2 HOCl HClO3। HCl उसमें लिखा था NCERT में डेवी डिस्कवर्ड HCl। अब वो डेवी कौन सा डेवी था हमको नहीं पता, हमको देखी कोई तभी तो याद रहता है, तभी याद रहता है ना, तभी याद रहता है ना। 50-50 लाइफ नंबर ही मेरा पास हो जाएगा। कंप्यूटर चीन के 50 नंबर गायब कर दिए। ठीक है, तो ये सब मैं जान पूछ के दादा से ऐसे जान दूंगा नहीं, ऑब्वियसली बात, ऐसे जाने दूंगा तो नहीं, ऑब्वियसली बात। 1 करोड़ का साथ 1 करोड़ कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे, रैंक्स बात हो रही है बेवकूफ बात की। ठीक है ना, यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है कि 30 लाख के 4 साल 30 लाख रुपए देने के बाद 3.5 लाख का पकड़ उठाओगे, या 10 लाख में इंजीनियरिंग खत्म करके वो भी रेपुटेशन के साथ 45 लाख का उठाओगे पैकेज। सर 45 मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, तब तक मैंने देखा नहीं। मुझे दूसरा सुन रहा था ना कि इसका 30 का गया, इसका 45 का गया, जब खुद के भाई का लग गया तो समझ में अच्छा होता है, सही में होता। अनअकैडमी बैकएंड डेवलपर, इसका मतलब समझते हो? अनअकैडमी बैकएंड डेवलपर, मेरा छोटा भाई बैंगलोर। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन बैंक्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। अनअकैडमी में पेपर जो हो रहा होगा वो 16 अगस्त को हो रहा होगा ना, हमारे यहाँ पे 11 अगस्त को हो जाएगा। ये ना टेंशन क्या है, ये इस बार हुआ ना, इस बार एनथे हुआ था, इस बार आकाश के द्वारा एनथे होता 11th वाले में, तो 10th और 9th में एनथे हुआ था, तो 11th वाले एनथे लेके आए हमारे यहाँ से, बोलिए सर सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे भी क्लास में कराए हुए हैं। अब 11th वालों का आईसेट इस बार नहीं हो रहा ना, इस बार 11th वालों का आईसेट नहीं हो रहा है इस बार, मैं बोल रहा हूँ करवा दो, तो वो आईसेट का पेपर भी कहाँ से बनता था? कुछ क्वेश्चन FTSE से आ जाया करते थे, कुछ क्वेश्चन एनथे से आ जाया करते थे। अब सबसे ज्यादा क्या लगती थी मेरे को, आईसेट पहले हो रहा है और वही सेम क्वेश्चंस एनथे और FTSE में रिपीट हो रहे हैं। आज तक नहीं पता, आज तक लोगों को नहीं पता कि यार ये कैसे हो रहा है कि जो पेपर पहले IITians में हो रहा है वैसा ही पेपर जो हो रहा है बाद में आकाश वाले कंडक्ट करवा रहे हैं। आकाश वाले IITians चोरी कर रहे हैं क्या? बड़ी कोचिंग है भाई, होता रहता है। एक तरफ कहाँ पांडे सर IITians क्लास कहाँ, और क्या नाम है उसका, नहीं 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 नाम क्या, चौधरी आकाश, बायजूस नहीं, बायजूस ने टेक ओवर करके रखा हुआ है तो JC चौधरी का ना, तो आकाश चौधरी JC चौधरी दो लोग, ठीक है। सो कहाँ हम लोग, कहाँ वो लोग तुच्छ प्राणी है, हमारे साथ कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, बच्चे मेरे पास पूरे कंफ्यूज चल रहे हैं 11th 10th 9th वाले कि यार जो पेपर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं आईसेट वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब आकाश क्या IITians चोरी कर रहे थे? तो बड़ी कोचिंग है भाई, हमारे भी ब्रांचेस हैं। तो क्या असर है तेरे यहाँ, ये क्या असर है पे? हमारे यहाँ ब्रांचेस हैं मुक्तसर, फरीदकोट, ठीक है, फरीदकोट, मानसा, अरे वो बात की बात है, मानसा IITians क्लास मानसा, वो ऑफिस लोकेशन सिंगल स्टार्स, ठीक है, आरा गया, ठीक है, एंड फ्यूचर प्लानिंग में चल। एक समय बहुत बढ़िया हुआ था, मैंने पेस का पैकेज चिपका दिया था हमारे यहाँ के कैंपस के लिए, टेस्ट के लिए। तो क्या हुआ था, IITians क्लासेस, जो IITians पेस है ना, पेस हटा के बस क्लासेस टाइप करना कर, वो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं किसी अक्लमंद आदमी नीचे लोकेशन खाना भूल गया, तो लिखा आ रहा IITians क्लासेस आर ऑफिसेस न्यू दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, ये रहा सब परेशान।
ये कब खुल अच्छा मेल ऑफिस का नाम ही नहीं खरीद तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क सो टेंशन मत लो अभी ज्वाइन तो कर ही लिया है उसने मुझे टेस्ट तुम्हें क्या लगता है इतना मैं टेस्ट कैसे बना रहा हूँ मैं अभी हाइड्रोजन का टेस्ट बन जाएगा सब तुम्हें इमीडिएटली कैसे बन जाएगा क्वेश्चन बैंक आ रहा है ऑन द वे वो टेस्ट अनअकैडमी बाद में होगा पहले आईटीएस क्लासेस क्या किया हम क्लेम करेंगे अनअकैडमी चोरी करता है बोले भाई मेरे को नौकरी करने देना 1 साल उसके बाद करने से 1 साल नौकरी कर तो स्विच कर ले सिंपल सी बात है उसी कंपनी का वही टेक ओवर टाइप कुछ हुआ अनअकैडमी से अनअकैडमी वाला फ्री वो सब कुछ खरीदना चाहता है इट्स गोइंग टू बाय एलन इट्स गोइंग टू बाय आई थिंक सो फिटजी मोस्ट प्रोबब्ली वीएमसीपी खरीद लेगा वो पक्की बात है एंड 3 पावर्स बचेंगे बस वेदांत अनअकैडमी और बायजूस इसको फ्यूचर में हम खरीद लेंगे नेगोशिएट करना मैं चाहूंगा ना पक्की बात है क्लियर है ये चीज ग्राफ वाला पार्ट अब समझ में आ रहा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये चीज अंग्रेजी में लिखी है अब अगली चीज ध्यान रखना प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हमें सिर्फ पहचानना है हमको सिर्फ पहचानना है जैसे हाँ अगर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है तो इरिवर्सिबल एल्स रिवर्सिबल तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन में देख के समझ में आता है क्या है ठीक है भगवान की लटके मत रहना कि सर ऐसा क्यों होता है अब 2 दिमाग क्यों समझा चुका हूं अब मेरा मन काम पे आता है सीधे कांस्टेंट प्रेशर अगर मेंशन्ड है क्वेश्चन में तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है ठीक है और अगर नहीं मेंशन्ड है तो रिवर्सिबल है ये 2 तरीके हैं पहचानने के क्वेश्चन अच्छा सर डिफरेंस कहां पे आता है डिफरेंस यहां पे आता है जैसे बात की जाए एडियाबैटिक की बात की जाए अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल है du इक्वल टू क्या हो जाएगा w ओके और du होता है n cv du माइनस cv अब there's nothing much ठीक है there's nothing much but if you see p by n हो जाएगा RT by V P by N हो जाएगा RT by V if I cut this off ठीक है CV dt upon T equal to minus R dV by कार का इधर हाँ ये अब इस दोनों को इंटीग्रेट करके सॉल्व करके जब फाइनली तुम्हें एक्सप्रेशन मिलेगा the expression will be something like this ln अच्छा 1 by t का इंटीग्रेशन 1 by v का तो आता है ना हाँ बस यहीं से प्रॉब्लम चालू हुई थी जब पता लगा था अच्छा बेवकूफ बनाया हम यही तो लास्ट ईयर हुआ था बेड़ा गर्ज चालू हुआ था अच्छा ये भी होता है सर ओहो इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको इंटीग्रेशन कहते हैं क्या हमने तो ये पढ़ा बोले सबको आता है डिफरेंशिएशन हाँ आता है तो देखो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट बोले हाँ इसको मैं लिखता हूँ डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी और सबकी आंखें ये क्या है सर डिफरेंशिएशन सर ये होता है हम तो कुछ और पढ़े
साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, ऐसा कुछ भी होता है। वही है ना, मेरे में काम आती है चीजें, क्या करें बताओ। राइट, इसी को जरा रीलोकेट कर देते हैं। होगी, अब ये कब आ सकता है जब ये रिवर्सिबल, क्यों? देयर इज नथिंग कांस्टेंट, राइट, यू हैव टू इंटीग्रेट। तो ये जो है अगर इरिवर्सिबल हुआ तो NCV/dt जो है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डी, जो इरिवर्सिबल है NCV/dt इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV, करेक्ट। अब ये फर्दर इंटीग्रेट नहीं है, अगर इंटीग्रेट करा भी तो क्या आ जाएगा, NCV/T2 माइनस T1 माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो अगर इंटीग्रेट नहीं होगा तो यहां तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए साफ साफ बोला गया था P V की पावर गामा अगर इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये सिर्फ एडियाबैटिक रिवर्सिबल, सही है, ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज का। दो क्वेश्चन आज कराता हूँ फ्लॉट के, कल कुछ और करवा दूंगा, ठीक है। आज तो समाज करवा दे क्या क्या होता है, इतने समय काम हो जाएगा। अरे एक बात है, ध्रुव सर की थर्मो बढ़िया है, ध्रुव सर की थर्मो और हीट का जो है बहुत बढ़िया है, मतलब डिटेलिंग दे रहा हूँ मतलब। तो उसमें अच्छी बात ये अगले साल से मेरा थर्मो जल्दी खत्म हो जाएगा, बस ये आदमी में टिक जाएगा बस। तो भगवान ने क्या हिसाब ला के रखा है हमारे साथ, गुड पीपल कम एंड गो हमेशा, बैड पीपल ऑलवेज स्टे। 3.5 साल से हूँ है ना, शटाई दिमाग वाले जो होते हैं, खुराफाती लोग होते हैं, वो अभी तक टिके हुए हैं। एक एग्जांपल देखिए मेरे सामने बात है, अच्छा कोई रुकता ही नहीं, ठीक है। और वही है ना, एक इलाके में 2 शेर नहीं हो सकते तो बाकी शेर भगा दिए, ठीक है। मतलब भाई सब बुढ़ापा आ गया आपका, प्लीज जाना, अब जाना। एक क्वेश्चन लिखो, फॉर 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस P equal to V at all points, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of the gas in this process is, वैसे आंसर याद हो नहीं, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने लोगों को याद नहीं है, मैं समझाता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला कैसे जाता है। एक सिंपल तरीका ही रहता है।
ओके देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एक तो मोनोटॉपिक हो गया, let's continue this tomorrow. जल्दी बता दिया हम लोगों ने, 3:15 हो गए, 5 पीछे है, तो इतनी डेकोरेट करने का फायदा क्या हुआ? ये नहीं चाय पत्ती की सब मुफ्त है थी वो। मुझे नहीं बताया। अच्छा हाँ, ये तो हमारे यहाँ कौन खरीदेगा इतनी महंगी वाली, हमारे यहाँ लोग हाथ में नहीं पहनते, देखो तू चाय नहीं पीता होगा ना तो काला हो जाएगा।